हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य। दोस्तों, आपकी जो ये बुक है हिंदी गद्य साहित्य, इसका जो एग्ज़ाम है 2 दिसंबर को है। पहले ही दिन मॉर्निंग में इसका एग्ज़ाम है और इसका जो कोड है वो BHDC 134 है। तो आज हम इस बुक को शुरू करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपके 2 दिसंबर से पहले इसको कंप्लीट करें ताकि आप इसमें जो है अच्छे नंबर ले पाएँ। इसमें दोस्तों 3 खंड दिए गए हैं, खंड 1, 2 एवं 3। तो तीनों ही खंड हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट्स जो है वही टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो खंड 1 जो है हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, उसका नाम है। खंड 1 की हम इकाई 1 पढ़ेंगे, हिंदी गद्य का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए इकाई 1 हिंदी गद्य का विकास पढ़ते हैं। तो यहाँ निकाल लेते हैं हम इकाई 1, खंड 1 का परिचय दिया गया है। ये रहा हिंदी गद्य का विकास। इकाई की रूपरेखा दी गई है। सबसे पहले प्रस्तावना हम पढ़ेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हम इकाई में पढ़ने क्या वाले हैं। उसके बाद गद्य साहित्य क्या होता है ये देखेंगे। हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य है। हिंदी गद्य विकास किस तरह से हुआ, उसके विकास के कारण क्या थे, प्रारंभिक गद्य लेखन और अंग्रेजों की भाषा नीति। और उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं इसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। दोस्तों, ये दोनों ही युग हिंदी गद्य साहित्य में बहुत प्रमुख हैं और ये आपके जो है परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप मानकर चलिए इसमें से 100% आपका जो है एक क्वेश्चन आने वाला है, एक प्रश्न जो है आपका आने वाला है एग्ज़ाम में। या तो ये पूछ सकता है कि भारतेंदु युग के बारे में टिप्पणी कीजिए, या वो ये पूछ सकता है कि द्विवेदी युग का विस्तार से वर्णन कीजिए। और 20 नंबर में वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आप जो है मानकर चलिए कि ये इकाई जो है इकाई 1 हिंदी गद्य का विकास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम इसे अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। और उसके बाद है प्रेमचंद और उनके बाद, ये भी हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना से। इस इकाई में हिंदी गद्य के आरंभ, विस्तार और संक्षिप्त विकास की जानकारी दी गई है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 साल से ही पुराना है। इसे प्राय 4 खंडों में विभाजित किया जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो दोस्तों यहाँ पर 4 खंड हैं हिंदी गद्य साहित्य के, हिंदी साहित्य के जो हैं, और उनके 4 नाम हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल से पूर्व का साहित्य मुख्यतः पद्य में है। गद्य की कुछ रचनाएं अवश्य प्राप्त हुई, लेकिन हिंदी साहित्य परंपरा में उनका विशेष महत्व नहीं है। तो आदिकाल से पहले की जो रचनाएं हैं वो पद्य में है। तो गद्य की शुरुआत हम जो है कहाँ से मानेंगे, आदिकाल से। गद्य की वास्तविक शुरुआत जो है आधुनिक काल से हुई, जिसे आदिकाल भी कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ और गद्य विकास की दशा क्या रही, इस पर हम इस इकाई में विचार करेंगे। गद्य साहित्य, आप उपन्यास पढ़ते होंगे, कहानियाँ भी आपने पढ़ी होंगी या लेख भी पढ़े होंगे, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि साहित्य के इन रूपों का विकास कैसे हुआ। इसी इकाई में हम इस बिंदु पर विचार करेंगे कि साहित्य के अंतर्गत गद्य का विकास किस प्रकार हुआ। आपने कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा आदि की रचनाएं पढ़ी होंगी। आपने अनुभव किया होगा कि उपन्यास और कहानी से कबीर, सूर, मीरा आदि की रचनाओं भिन्न प्रकार की हैं। साहित्यिक भाषा में कबीर, सूर, मीरा आदि की रचनाओं को छंदोबद्ध रचना या पद्य या काव्य कहा जाता है, जबकि उपन्यास, कहानी, निबंध आदि को गद्य कहा जाता है। छंदोबद्ध रचना में गेयता तथा लय होती है, जबकि गद्य में भाषा व्याकरण के अनुरूप होती है। समस्त विश्व साहित्य में आरंभ से ही काव्य रचना का प्रमुख स्थान रहा है। भारत में जहाँ रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना हुई, वहाँ यूनान में इलियड, ओडिसी आदि लिखे गए। काव्य के अलावा नाटक भी लिखे गए, उनमें भी काव्य की भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। प्रश्न उठता है कि आधुनिक युग से पूर्व गद्य की बजाय पद्य में ही रचना क्यों होती रही है। वास्तव में अपनी गेयता, छंदोबद्धता और लय कारण काव्य को याद रखना सरल था। दोस्तों, ये भी पूछ सकता है वो एग्जाम में कि आधुनिक युग से पूर्व गद्य की बजाय पद्य में ही रचना क्यों होती रही है, कारण बताइए। ये आपसे पूछ सकता है वो
जो है, तो आप इसको जो है याद रखिएगा कि आधुनिक युग से पूर्व गद्य की बजाय पद्य में रचना क्यों होती थी, कारण बताइए या विश्लेषण कीजिए, ऐसा वो पूछ सकता है। चलिए पढ़ते हैं, क्यों होती थी रचना पद्य में ही। वास्तव में अपनी गेयता, छंदोबद्धता और लय के कारण काव्य को याद रखना सरल था। पहले जमाने में मुद्रण की सुविधाएं कम थी, इसलिए मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर साहित्य को आगे बढ़ाने में काव्य की भाषा सहायक थी। तो मेन जो रीज़न था पद्य में रचना होने का वो ये है कि मुद्रण की सुविधाएं कम थी और मौखिक रूप से ज्ञान को जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता था। प्राचीन काल में गद्य में साहित्य रचना न होती हो यह बात नहीं है, पर इस प्रकार रचनाएं संख्या में काफ़ी कम थी। भावों की व्यक्ति के लिए जहाँ काव्य रचना की जाती थी वहाँ सैद्धांतिक निरूपण के लिए गद्य का भी प्रयोग होता था। संस्कृत साहित्य में भी गद्य का प्रयोग हुआ है। भाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना गद्य में ही की थी। आप सब पंचतंत्र से परिचित होंगे, इसके लेखक थे विष्णु शर्मा। यह ग्रंथ भी गद्य में रचित है। तो ऐसा नहीं है कि गद्य में रचनाएं नहीं होती थी, गद्य में भी रचनाएं होती थी, लेकिन वो काफ़ी कम थी, ना के बराबर थी। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आधुनिक युग में काव्य की प्रमुखता के बावजूद गद्य में लेखन क्यों शुरू हुआ और उसके क्या क्या कारण थे। शुरू से ही आप में आपस में विचार विनिमय के लिए एक अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था। यह साधारण बोलचाल की भाषा थी और इसका रूप काव्य से अलग था। भाषा के इसी रूप को गद्य कहा गया था। तो बोलचाल की जो साधारण भाषा है उसी को जो है गद्य कहा गया है। भाषा का वह रूप जो उसकी व्याकरणिक संरचना के सर्वाधिक नज़दीक हो गद्य कहलाता है। गद्य की जो परिभाषा है वो यही है कि भाषा का वह रूप जो उसकी व्याकरणिक संरचना के सर्वाधिक नज़दीक हो गद्य कहलाता है। जबकि पद्य में प्रमुखता व्याकरणिक नियमों की नहीं, छंद, लय और भाव की होती है। गद्य में लेखन वैसे तो प्राचीन काल से ही होता आ रहा था, लेकिन इसकी प्रमुखता मुद्रण प्रणाली के अस्तित्व में आने और समाचार पत्रों के प्रकाशित होने के बाद ही हुई है। भारत में मुद्रण की आधुनिक प्रणाली का आरंभ अंग्रेजों के आने के बाद हुआ और समाचार पत्रों का आरंभ इसके बाद हुआ। मुद्रण की आधुनिक प्रणाली और यातायात के तेज साधनों ने समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित किया। इनके लिए गद्य की भाषा उपयुक्त थी। मुद्रण प्रणाली और यातायात के आधुनिक साधनों का जैसे जैसे फैलाव होता गया वैसे वैसे गद्य लेखन को भी प्रोत्साहन मिलता गया। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि के बारे में। आधुनिक काल के आरंभ से पहले अर्थात 19वीं शताब्दी से पूर्व अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भाषा में भी गद्य की रचनाएं बहुत अधिक नहीं थी। आज खड़ी बोली साहित्य की भाषा है, किंतु पूर्व आधुनिक काल यानी 16वीं 17वीं सदी में उसका साहित्य में प्रयोग बहुत समय तक नगण्य सा ही रहा, क्योंकि उस समय ब्रजभाषा साहित्य की भाषा थी। लंबे समय तक साहित्यिक रचनाएं ब्रजभाषा में होती रही। भाव विचार की व्यक्ति के लिए काव्य की रचना होती थी, लेकिन आपस में विचार विनिमय के लिए एक अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था। बोलचाल की यह भाषा गद्यात्मक थी। ब्रजभाषा के बोलचाल के इस रूप का प्रयोग गद्यात्मक रचनाओं में होता था। आरंभिक हिंदी गद्य की दृष्टि से ऐसी रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। आइए हम ऐसी प्रारंभिक गद्य रचनाओं के रूप से परिचय प्राप्त करेंगे। ब्रजभाषा गद्य, तो शुरू में जो गद्य लिखा गया वो ब्रजभाषा में लिखा गया। हिंदी गद्य इतना प्रचलित नहीं था। इसका कारण था कि जो बोलचाल की भाषा थी वो ब्रज थी और जो क्षेत्रीय भाषा थी वो ब्रज थी और काव्य भाषा तो ब्रज थी ही। तो इस वजह से हिंदी गद्य का विकास इतना उस समय नहीं हुआ था। पढ़ते हैं, ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा थी और भाव विचार को व्यक्त करने के लिए पद्य में इसका प्रयोग होता था, लेकिन इस भाषा के बोलचाल के रूप का प्रयोग भी साहित्य में होता था। आप यह तो जानते ही होंगे कि विद्वानों की भाषा आम आदमियों की भाषा से अलग होती है और वे आपस में एक अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रायः साहित्य में ऐसी ही भाषा प्रयोग होता है। इसके ठीक विपरीत जनसाधारण की भाषा बोलचाल की होती है। इसलिए जब कोई विद्वान या उपदेशक अपने मत का प्रचार करना चाहता है तो उसे जनसाधारण की भाषा में अपने मत या विचार को समझना पड़ता है। इस प्रकार गद्य प्रेरणा का एक कारण यह भी है कि इसके प्रयोग से लेखक अपना संदेश जनता तक सुगमता से पहुंचा सकता है। आरंभिक ब्रज भाषा गद्य का प्रयोग इसी उद्देश्य से हुआ। काव्य ग्रंथों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए टीकाएं लिखी गई। ये टीकाएं गद्य की भाषा में दिखाई पड़ती हैं। उस काल की गद्य रचना का उदाहरण देखिए। श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है कैसे परमानंद आनंद स्वरूप है श्री जिनी के नित्य शरीर चैतन्य अरु आनंदमय होतु है। हिंदी साहित्य रामचंद्र शुक्ल पृष्ठ पर लिखित गद्य रचना का काल सन 1400 के आसपास माना जाता है। तो ये गद्य रचना है उस समय की। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि पद्य के साथ गद्य का लेखन भी होता रहता था। ब्रजभाषा गद्य का प्रमाणिक रूप 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध की दो रचनाओं 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता
में मिलता है। इनमें वैष्णव भक्तों की महिमा व्यक्त करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इन रचना भक्ति भाव के प्रचार के लिए की गई थी। इसी प्रकार विक्रम संवत 1660 के आसपास भगत नाभादास की रचना अष्टयाम में ब्रजभाषा गद्य का जो रूप देखने को मिलता है, उसकी भाषा भी सामान्य बोलचाल की ही है, हालांकि वह कुछ अधिक परिमार्जित है। ध्यान देने की बात यह है कि उस समय ब्रजभाषा में गद्य की रचना छिटपुट रूप में ही होती थी, इसी कोई विकसित परंपरा नहीं मिलती। इसका एक मुख्य कारण है ब्रजभाषा में गद्य की क्षमता का विकास न हो पाना। हुआ यह है कि ब्रजभाषा सीमित प्रति विचारों के आदान प्रदान के लिए संपर्क भाषा के रूप में ब्रजभाषा अपने सीमित क्षेत्र में बनी रही। ब्रज क्षेत्र से बाहर संपर्क भाषा के रूप में इसका विकास नहीं हो पाया, इसलिए इसे गद्य की क्षमता का भी विकास नहीं हो पाया। ये कारण है कि ब्रजभाषा काव्य के लिए ही बनी रही और खड़ी बोली ने गद्य का स्थान ले लिया, जो पहले संपर्क भाषा के रूप में अन्य क्षेत्र में फैल रही थी। यहाँ बताया गया है कि कैसे जो ब्रज भाषा है वो गद्य की भाषा नहीं बन पाई। उसका यही कारण है कि वो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रही और वो आम बोलचाल की उस क्षेत्र विशेष से जो बाहर जो आम बोलचाल की भाषा थी वो नहीं बन पाई, और इस वजह से जो है हिंदी ने या इन खड़ी बोली ने जो है गद्य का स्थान ले लिया, जबकि ब्रज भाषा जो है गद्य में स्थान नहीं ले पाई। उसका कारण यही है कि वो आम बोलचाल की भाषा जो थी उसके नज़दीक नहीं थी और वो एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित थी। खड़ी बोली गद्य, हमने देखा कि किन कारणों से ब्रजभाषा में गद्य की परंपरा आगे नहीं बढ़ पाई। अब हम देखेंगे खड़ी बोली में गद्य विकास किन कारणों से हुआ। खड़ी बोली जनसाधारण के बोलचाल की भाषा थी। धीरे धीरे साहित्य में इसका प्रयोग होने लगा और गद्य रचनाएं भी इसमें होने लगी। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में बोले जाने लगी थी। मुगल काल में शासन की सुविधा के लिए और जनता के संपर्क बनाने के लिए खड़ी बोली का प्रयोग प्रारंभ हुआ। मुगल भी बाहर से आए थे, उनकी मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन राजकाज की भाषा के रूप में उन्होंने फारसी का उपयोग किया था। जब खड़ी बोली का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में शुरू हुआ तो फारसी मिश्रित खड़ी बोली से बोलचाल की नई शैली का जन्म हुआ। पढ़े लिखे लोग बोलचाल के इस मिश्रित रूप को फारसी लिपि में लिखने लगे। इस नई शैली को हिंदी रेखता और आगे चलकर उर्दू नाम दिया गया था। शायरों ने इसमें शायरी करनी आरंभ की। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। अमीर खुसरो रचित पहेली का उदाहरण देखिए। एक थाल मोती भरा, सबके ऊपर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अमीर खुसरो के बाद खड़ी बोली का विकास दक्षिण के राज्यों में हुआ। दक्षिणी हिंदी के रूप में हुआ। 14वीं से 18वीं सदी तक अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचनाएं हुई, जिनमें गद्य की रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ख्वाजा बंदा नवाज, गैसुदराज, शाह मीरजी, बुरहानुद्दीन जानम और मुल्ला वजही जैसे साहित्यकारों ने अपनी काव्य रचनाओं में साथ गद्य ग्रंथ भी लिखे। मुल्ला वजही ने 1635 में प्रसिद्ध गद्य ग्रंथ सब रस की रचना की, जिसका आरंभ इस प्रकार से होता है। नकल एक शहर था, शहर का नाम सिस्तान, इस सिस्तान के बादशाह का नाम अकल, दीन और दुनिया का सारा काम उस तय चलता, इसके हुक्म बात जरी कहीं नहीं हिलता, वह चार लोगों में इज्जत पाए। इस प्रकार दक्षिणी हिंदी में लगातार गद्य साहित्य का विकास होता रहा। मुगल साम्राज्य ने खड़ी बोली के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ खड़ी बोली का भी विस्तार होता गया। खड़ी बोली मुगलों के समय में संपर्क भाषा हो गई थी। जब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई तो विशाल साम्राज्य को संगठित रखने की शक्ति बाद किसी शासक में नहीं रही। दिल्ली, आगरा आदि पश्चिमी शहरों के स्थान पर लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि पूर्वी शहर समृद्ध हो चले। इसी कारण व्यापार की उन्नति के लिए व्यापारी वर्ग पूर्वी शहरों की ओर जाने लगे। चूंकि खड़ी बोली अब तक संपर्क भाषा बन चुकी थी, इसलिए अन्य व्यापारियों के साथ खड़ी बोली विस्तार पाती गई। इस प्रकार खड़ी बोली में गद्य क्षमता का विकास होने लगा और उसमें गद्य की रचनाएं होने लगी। खड़ी बोली गद्य प्रमाणिक रूप हमें मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा में मिलता है। इसका रचना काल सन 1570 ईस्वी स्वीकार किया गया है। निम्नलिखित उदाहरण में आप दरबारी प्रभावयुक्त, शिष्ट और परिष्कृत खड़ी बोली गद्य का रूप देखेंगे। इतना सुन के पातशाह जी श्री अकबर शाही जी, आध शेर सोना नहरदास चारण को दिया, इसके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। साहित्य में स्थान बनाने के लिए किसी भाषा को समय की अपेक्षा होती है। खड़ी बोली के साथ भी ऐसा ही हुआ। खड़ी बोली गद्य विकास धीरे धीरे हो रहा था। सन 1741 में पटियाला दरबार के राम प्रसाद निरंजी द्वारा रचित भाषा योग वशिष्ठ से हम इस विकास की श्रृंखला को जोड़ सकते हैं। तो ये उदाहरण दिया गया है, इसमें जो है साफ देख सकते हैं हम कि खड़ी बोली का रूप जो है निखर कर आया। अब की बार हे राम जी, जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि इसकी शुद्धता वासना है। मलिन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होगे तब तुम करता हुए ये भी निर्लेप रहेंगे। तो ये धीरे धीरे जो है खड़ी बोली गद्य का रूप जो है निखर कर आया है। समय के साथ इसमें सुधार हुआ। आप
इससे पहले के उदाहरण देख सकते हैं कि उनमें किस प्रकार का गद्य लिखा गया, और अब ये उदाहरण देखिए, इसमें काफ़ी जो है, जो हम आज जिस स्वरूप को देखते हैं उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। हाँ, इसमें थोड़ी जो है थोड़ा अलग है, लेकिन जो आज हम रूप देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य का, बिल्कुल उसके नज़दीक है। आप इसे कह सकते हैं कि उसके नज़दीक है। आज की परिमार्जित गद्य रचना काफ़ी निकट है। खड़ी बोली कम समय में साहित्य में स्थान पाया और तेजी से इसमें गद्य विकास हुआ। आगे हम इस पर विचार करेंगे कि किन कारणों से इतनी शीघ्रता से इसका विकास हुआ। हिंदी गद्य का विकास, तो एक प्रश्न ये भी आ सकता है दोस्तों इसमें कि हिंदी गद्य का विकास के कारण बताइए। वो आपसे ये पूछ सकता है कि हिंदी गद्य के विकास के क्या कारण थे, बताइए। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा कि हिंदी गद्य के विकास के क्या कारण थे। खड़ी बोली गद्य का जो रूप आज हमारे सामने है वह सहज ही विकसित नहीं हो गया था। इसके विकास में परिस्थितियां, संस्थाओं और व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनमें से कुछ कारणों को संक्षिप्त चर्चा हम करने जा रहे हैं। हिंदी गद्य के विकास के कारण। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के साथ भारत में परिवर्तनों का जो सिलसिला आरंभ हुआ उसने भारतीय जनजीवन पर बहुत व्यापक असर छोड़ा। ये परिवर्तन किसी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं थे। इनमें से कई परिवर्तनों का सीधा संबंध हिंदी गद्य के विकास से है। नीचे इनका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। तो सबसे पहला, ईसाई मिशनरियाँ। आप जानते हैं हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ हिंदू मुसलमान ही नहीं, ईसाई धर्म को मानने वाले भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। दक्षिण भारत, केरल और पूर्वी भारत के कई छोटे प्रदेशों में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है। मुगलों के शासन के उत्तरकाल में ईसाई धर्म प्रचारक इस देश में आए थे। जब अंग्रेजों ने भारत अपराधीन बनाकर अपना शासन स्थापित किया तो ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां भी तेज हो गई। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने भारतीय भाषाओं का सहारा लिया, इनमें हिंदी भी एक थी। 19वीं सदी में इन प्रचारकों ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदी गद्य में कई पुस्तकें तैयार की। इस प्रकार उन्होंने हिंदी गद्य विकास में योगदान दिया। गद्य के विकास की आरंभिक चर्चा में आपने देखा है कि जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए बोलचाल गद्य का प्रयोग होता था। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी जनता की भाषा में प्रचार शुरू किया। हिंदी गद्य में छोटी छोटी प्रचार पुस्तिकाओं तथा धर्म ग्रंथ बाइबल के हिंदी अनुवाद से ईसाई धर्म के प्रचार को जहाँ गति मिली वहाँ प्रकारांतर से इसमें हिंदी गद्य विकास में सहायता मिली। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार ईसाई मशीनरियाँ जो हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास करने में जो है उन्होंने सहायता की। वो बेशक अपना प्रचार कर रहे थे, लेकिन प्रचार का सहारा लेने के लिए उन्हें आम बोलचाल की भाषा की जरूरत थी और इनमें से हिंदी भी एक थी। तो प्रकारांतर में तो आगे चलकर उनका प्रचार तो हुआ ही, ईसाई धर्म का प्रचार तो हुआ ही, लेकिन इसके साथ हिंदी का जो है हिंदी गद्य का विकास भी हुआ। उसके बाद नवीन आविष्कार। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए मुद्रण, यातायात और संचार के नए साधनों का इस्तेमाल किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1844 से लेकर 1856 के बीच देश के दूर दूर क्षेत्रों को रेल और तार से जोड़ दिया। मुद्रण, तार और रेल ने जनजीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिया। मुद्रण यंत्रालयों की स्थापना ने हिंदी साहित्य विभिन्न भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया। यातायात के तेज साधनों ने इन पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों का रेल तथा अन्य तेज वाहनों से जल्दी दूसरे शहर तक पहुंचाना आरंभ किया। तार की सुविधा से समाचारों को जल्दी प्राप्त करना और भेजना शुरू हुआ। इसी से बड़ी मात्रा में समाचार पत्रों का प्रकाशन और प्रसारण संभव हुआ और इसी कारण गद्य लेखन का तेजी से विस्तार हुआ। तो नवीन आविष्कार भी जो है हिंदी गद्य साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास करने में। शिक्षा का विस्तार, ये सबसे मेन रीज़न है, मेन जो है महत्वपूर्ण कारण जो है ये है शिक्षा का विस्तार। सन 1834 में लॉर्ड मैकाले में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रचारित करने की आवश्यकता पेश की। सन 1835 में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से नए ढंग की शिक्षा देने की शुरुआत की गई। इससे पहले तक भारत में शिक्षा संस्कृत और फारसी के माध्यम से दी जाती थी। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे क्योंकि उनका विचार था कि संस्कृत और फारसी की शिक्षा से भारत नए युग में प्रवेश नहीं कर सकता। अंग्रेजी शिक्षा का लाभ भी हुआ। इससे भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की गहरी जानकारी प्राप्त हुई। इससे भारतीयों को जहाँ अपनी परंपरा को नई दृष्टि देखने का अवसर मिला वहाँ अपनी संस्कृति और राष्ट्रीय परंपरा के प्रति स्वाभिमान भी जागृत हुआ। शिक्षा के लिए जिन नए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की गई थी उनमें अंग्रेजी के साथ साथ कहीं कहीं हिंदी उर्दू की शिक्षा भी थी। सन 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में सन 1803 से हिंदी उर्दू की पढ़ाई आरंभ हुई और सन 1824 से हिंदी की पढ़ाई का विशेष प्रबंध हुआ। इस कॉलेज के संचालकों की नीति हिंदी के बहुत अनुकूल नहीं थी। सन 1823 में आगरा कॉलेज की स्थापना हुई और उसमें हिंदी शिक्षा की व्यवस्था की गई। सन 1817 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी और सन 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। इन संस्थाओं ने अच्छे अच्छे पाठ्य ग्रंथ तैयार किए। इस तरह शिक्षा विस्तार ने भी हिंदी गद्य विकसित करने में मदद की। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है
इन संस्थाओं, स्कूलों, विश्वविद्यालयों का जो है स्थापना हुई और इन्होंने हिंदी गद्य के विकास में मदद की। समाज सुधार आंदोलन भी एक कारण था। 19वीं सदी में कई समाज सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, जनता में अपने देश और धर्म के प्रति चेतना जगाना। चूँकि जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए जनता की भाषा आवश्यक थी, जिन नेताओं ने इस कार्य को शुरू किया उन्होंने जनता की भाषा में अपने मत का प्रचार किया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज द्वारा यह कार्य किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी गद्य में ही की। श्रद्धा राम फुलोरी तथा नवीन चंद्र राय ने भी समाज सुधार के लिए हिंदी गद्य का सहारा लिया। पंजाब में हिंदी प्रचार के लिए उन्होंने पत्र निकाले और गद्य में रचनाएं भी की। तो जो समाज सुधार आंदोलन थे और जो समाज सुधारक थे, उन्होंने समाज सुधार आंदोलनों को चलाने के लिए और समाज को सुधारने के लिए जो आंदोलन जो है धर्मों की स्थापना की और समाज की स्थापना की, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की, तो वो सब जो है हिंदी में की, आम बोलचाल की जो भाषा थी उसमें की। तो इस प्रकार समाज सुधारकों ने भी हिंदी गद्य के विकास में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, मुद्रण की सुविधा से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन सरल हो गया। 30 मई सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से हिंदी में उदंत मार्तंड पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। यह पत्र हिंदी का पहला पत्र है, उदंत मार्तंड, जो 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था। उदंत मार्तंड जो है नवयुग के आगमन की सूचना लेकर आया। उस समय हिंदी पाठकों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 1.5 वर्ष निकलकर 4 दिसंबर 1827 ईस्वी को यह पत्र बंद हो गया। पत्र निकालने का उद्देश्य स्पष्ट करते पत्र ने अपने पहले अंक में लिखा था, यह उदंत मार्तंड अब पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और पारसी और बंगले में जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ और समझ लें और प्राय अपेक्षा न करें और अपने भाषा की उपज न छोड़ें। हिंदी का दूसरा पत्र बंगदूत का प्रकाशन 9 मई सन 1829 को कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता से 1834 में प्रजामित्र नामक तीसरा हिंदी पत्र प्रकाशित हुआ। हिंदी भाषा क्षेत्र में पहला समाचार पत्र 1844 में निकला है। इसका नाम बनारस था और इसे राशि प्रसाद सितारे हिंद निकाला था। 1846 में मौलवी नसरुद्दीन के संपादकत्व में मार्तंड नामक एक और पत्र प्रकाशित हुआ। इस तरह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कई समाचार पत्र प्रकाशित हुए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तो पत्र पत्रिकाओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई। पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी गद्य विकसित और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक गद्य लेखन, अब हम पढ़ेंगे प्रारंभिक गद्य लेखन क्या था। प्रारंभिक गद्य लेखन सन 1800 में अंग्रेजों के प्रयास से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। सन 1803 ईस्वी में इस कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्रास्ट ने हिंदी और उर्दू में पुस्तकें लिखने का प्रयत्न किया। इन्होंने कई मुंशियों की नियुक्ति की। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जॉन गिलक्रास्ट प्रधान रूप से हिंदुस्तानी या उर्दू के पक्षपाती थे, परंतु वे जानते थे कि उस भाषा की आधारभूत भाषा हिंदवी या हिंदुई थी। इसी आधारभूत भाषा की जानकारी के लिए उन्होंने कुछ भाषा मुंशियों की सहायता प्राप्त की। भाषा मुंशियों में श्री लल्लू लाल जी और पंडित सदल मिश्र ने हिंदी में गद्य पुस्तकें लिखी। इस समय दिल्ली निवासी मुंशी सदा सुखलाल जी ने बहुत ही सुंदर भाषा में भागवत की कथा का सुख सागर में नाम से भाषांतर किया और लखनऊ के मुंशी इंसा अल्लाह खान ने रानी केत की कहानी नाम से एक ऐसी कथा लिखी जिसमें अरबी फारसी के शब्दों को हटाकर शुद्ध हिंदी लिखने की कोशिश की गई थी। हिंदी गद्य के आरंभिक विकास में इन चारों लेखों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज, मुंशी ईसा अल्लाह खां और यहाँ पर जो है दिया गया लल्लू लाल जी और पंडित सदल मिश्र जी का जो है काफ़ी योगदान है हिंदी गद्य साहित्य को जो है आगे बढ़ाने में। अंग्रेजों की भाषा नीति भी थोड़ा हम देख लेते हैं। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व यहाँ की राजकाज की भाषा जो है फारसी थी। लॉर्ड मैकाले के प्रयत्नों से ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने सन 1835 से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार का कार्य शुरू किया। सन 1836 तक फारसी अदालत की भाषा थी, लेकिन यह भी महसूस किया जा रहा था कि फारसी से आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए 1836 में एक इस्तारनामे के द्वारा संयुक्त प्रांत के सदर बोर्ड अदालतों की भाषा हिंदी कर दी गई और कहा गया कि जनता नागरी या फारसी में किसी भी लिपि में अर्जी दे सकती है। सरकार के इस फैसले का विरोध हुआ और सन 1837 में अदालतों की भाषा उर्दू कर दी गई। उपयुक्त तथ्य से स्पष्ट है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक हिंदी के विकास में सरकार की ओर से कोई मत नहीं मिली। न तो इसे शिक्षा का माध्यम बनाया गया, न अदालतों का और न सरकारी कामकाज का ही। ऐसे समय में कुछ लोगों ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इनमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त थे। वे हिंदी के पक्षधर थे, लेकिन सरकारी नीति के कारण उनका जो है खुलकर समर्थन नहीं कर सकते थे।
सरकारी हलकों में उर्दू को सिर्फ शिष्ट भाषा और हिंदी को गवारू भाषा माना जाता था। ऐसी परिस्थिति में राजा जी ने ठेठ हिंदी का सहारा लिया। अरबी फारसी के शब्दों को ग्रहण करने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया। उस समय साहित्य के पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें नहीं थी। राजा शिव प्रसाद ने स्वयं तो कोर्स की पुस्तकें लिखी ही, पंडित श्रीलाल और पंडित विष्णुधर को भी इस कार्य पर लगाया। पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने कई कहानियों की रचना की, जिनमें राजा भोज का सपना के इस उदाहरण में आप देखेंगे उन्होंने सरल और चलती हिंदी का प्रयोग किया। वह कौन सा मनुष्य जिसने महाप्रतापी महाराजा भोज का नाम न सुना हो। उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्यापत रही है। बड़े बड़े हिमपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते और बड़े बड़े भूपति उसके पांव पर अपना सिर नवाते हैं। तो यह राजा भोज का सपना से एक जो है उदाहरण दिया गया है। बाद में जब राजा साहब उर्दू के पक्षपाती होते गए, ऐसा शायद अंग्रेजी अधिकारियों के दबाव के कारण हुआ, फिर भी उनके प्रारंभिक कार्यों से हिंदी के गद्य विकास में सहायता मिली, इसमें कोई संदेह नहीं। सन 1864 में उन्होंने इतिहास तिमिर नाशक इतिहास ग्रंथ लिखा था। इसका नाम तो संस्कृत निष्ठ है, किंतु भाषा उर्दू के नज़दीक है। बनारस नाम का अखबार भी निकाला था, उसकी भाषा भी उर्दू निष्ठ होती है। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के भाषा संबंधी दृष्टिकोण की तीव्र प्रतिक्रिया भी हुई। राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी और उर्दू को दो अलग अलग भाषाएं माना। उन्होंने कहा, कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए, और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा पर अपना मत प्रकट करते हुए लिखा कि राजा साहब की भाषा में तद्भव शब्दों की मात्रा कम नहीं है। यद्यपि यह आरंभिक हिंदी गद्य का नमूना है, तथापि उसमें वक्ता और श्रोता के अनुकूल होने की क्षमता है और हमारी इस विशाल साहित्यिक परंपरा के अनुकूल है। भाषा में अरबी फारसी शब्द नहीं के बराबर हैं, परंतु वह काव्य की ब्रजभाषा के प्रभाव से एकदम मुक्त नहीं है। और साहब ने कालिदास से कई ग्रंथों अनुवाद किया, उसमें मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम का शकुंतला नाटक नाम से अनुवाद और रघुवंश का अनुवाद काफ़ी लोकप्रिय हुआ। राजा साहब की भाषा उदाहरण देखिए। अनुसया सखी, मैं भी इसी सोच विचार में हूँ, अब इससे कुछ पूछूंगा ही। महात्मा तुम्हारे मधुर वचनों को विश्वास में आकर मेरी जी यह पूछने को चाहता कि तुम जिस राजवंश के भूषण हो, जिस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारो हो, क्या कारण है जिसमें तुमने अपने कोमलगत को कठिन तोपों में आकर पीड़ित किया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने भाषा के प्रश्न के इस कठिन समय में हिंदी का अपना नमूना सामने रखा और हिंदी गद्य समृद्ध किया। हिंदी भाषा के जिस स्वरूप को प्रोत्साहित किया, उसमें उर्दू से उसकी दूरी बढ़ी। उर्दूनिष्ठ हिंदी को उन्होंने यहाँ के लोगों को अनुकूल नहीं माना, अंत उन्होंने शुद्ध और संस्कृतनिष्ठ हिंदी को आगे बढ़ाया। इस कार्य के लिए सन 1847 में उन्होंने प्रजाहितैषी नामक पत्र निकाला। इस प्रकार हिंदी गद्य के विकास की दृष्टि से उपयुक्त दोनों महानुभावों का योगदान पर्याप्त महत्वपूर्ण है। भाषा के भावी रूप का आभास इनकी रचना मिलता है। ऐसे समय में किसी ऐसी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की आवश्यकता थी जो भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित कर सके। इस आवश्यकता की पूर्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। वे युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह के अतिरिक्त भी कई लोगों ने हिंदी गद्य विकास में योग दिया। उन्होंने अंग्रेजियों से अनुवाद किए और पाठ्य पुस्तकें तैयार की। इनमें राम प्रसाद त्रिपाठी, मथुरा प्रसाद मिश्र, ब्रजवासी दास, बिहारी लाल चौबे, शिवशंकर, काशीनाथ खत्री, राम प्रसाद दुदय प्रमुख हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं अभी भारतेंदु युग पर। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। हम इनको जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। काफ़ी आराम से अच्छे तरीके से हम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों ही युग जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनमें से जो है आप मानकर चलिए 1% या 2% भी आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो हम इनको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल से इसी स्टडी करेंगे, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए, स्टडी से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इससे पहले की जो आपकी बुक हैं, जैसे BHD 1138 हो गई, BPSC 142 हो गई, उन सभी बुक की जो है फुल प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से जाकर उन्हें भी देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के साथ।